Hey learners, welcome back to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होना चाहिए आपका अल्टीमेट स्टडी प्लान फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 months व्हेन यू वांट टू क्रैक CLAT PG 2025. आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक मंथ में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए जिसके बाद आपका CLAT PG 2025 क्रैक करना बहुत ईजी हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन में, मेरा ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में ये है कि मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मंथ बाय मंथ स्टडी प्लान बता पाऊं CLAT PG 2025 की प्रिपरेशन के लिए. साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच मैं बताऊं आपको कि कैसे आपको पूरा सिलेबस अपना कवर करना है, क्योंकि 5 months की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा तो है नहीं, 5 months बहुत कम है अगर CLAT PG के कॉन्टेक्स्ट में सोचूं. तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब वो सोच रहे हैं कि मुझे CLAT PG देना है और मुझे LLM NLU से ही क्रैक करना है. सो देयरफॉर आप अभी से अगर शुरू करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू एंड मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें. तो हम बात यहाँ पे करेंगे स्ट्रैटेजिक अप्रोच की, किस तरीके से आपका सिलेबस कवर हो, क्योंकि मैंने कहा 5 महीने बहुत कम होते हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है. ना सिर्फ सिलेबस की बात करो, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट में हमें कितना पढ़ना है वो बहुत ज्यादा है. यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना होता है, हमें केस लॉज भी पढ़ने हैं, हमें केस लॉज पुराने भी पढ़ने हैं और नए वाले भी पढ़ने हैं. फिर उसके बाद नए एक्ट्स कौन से आ रहे हैं, नए अमेंडमेंट्स कौन से आ रहे हैं, वो सब भी एडिशनल हमें पढ़ना ही पड़ता है. तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है उसको कम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले आपको ये समझना है कि आपके लिए की एरिया ऑफ फोकस क्या है. ठीक है, आपको फोकस किन चीजों पे करना है ये बात आपको पूरे टाइम पे ध्यान रखनी है अपनी थ्रू आउट द प्रिपरेशन. एंड दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी पे आपको बहुत ध्यान देना है. टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हम एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने जाते हैं तभी हमें मैनेज नहीं करना होता है. जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस दौरान टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उस वक्त जब हम प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमें समझना है कि हम कितना टाइम ले रहे हैं. या इवन जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते टाइम कितना टाइम ले रहे हैं, क्या उतना टाइम वो डिजर्व करता है सब्जेक्ट जितना टाइम हम उसको दे रहे हैं. इन सब के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी भी प्रिपरेशन में फोरमोस्ट प्ले करती है, दैट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. अगर आपका ग्राफ ऐसे चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा, तो भाई किसी भी पेपर को क्रैक करना इम्पॉसिबल है. बट जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, भले आप धीरे 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 उड़ रहे हैं लेकिन उड़ तो रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं. हर दूसरे दिन आप एक स्टेप अगर अहेड है प्रीवियस वाले स्टेप से, तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पर हो. तो दैट कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन्ड बाय यू. तो स्टार्ट करते हैं मंथ वाइज प्लान को कैसे समझना है. तो सबसे पहले जिस पेपर को हम देने जाते हैं उस पेपर के पैटर्न को हमें समझना होता है. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ना, जब तक पेपर के बारे में नहीं जानोगे तब तक पढ़ाई कैसे करोगे. तो पेपर के बारे में जानना क्या क्या जरूरी होता है. सबसे पहले जो पेपर हम देने जा रहे हैं वो पेपर कराता कौन है, तो भाई आपका पेपर कराते हैं NLU कंसोर्शियम. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हर साल होस्ट करती है, वो अलग बात है, दैट इज नॉट योर पॉइंट ऑफ कंसर्न. बट आपको ये समझना है कि बॉडी कौन सी है, NLU कंसोर्शियम है, जिसमें बहुत सारे NLUs हैं, जिसमें कुछ NLUs आपके हर साल ऐड होते हैं, कभी कभार कोई अपना अलग भी हो जाते हैं. अब अगर लास्ट ईयर की बात करें 24 NLUs इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. 24 NLUs कम नहीं होते हैं, बट सीधी सी बात है कि हर NLU क्या सेम होता है, नहीं, हर NLU सेम नहीं है. क्योंकि आप क्या, सबसे पहली बात, आप LLM किस में करना चाहते हो, आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा वो भी मैटर करेगा. फिर आप रहते कहाँ हो वो भी मैटर करेगा. आपको 1 साल का करना है तो 1 साल का LLM करने के लिए मैं काफी दूर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ. फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं. फिर आपको कॉर्पोरेट में करना है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप कॉर्पोरेट में सोच रहे हो तो आपको NLU से करना है. या फिर आपको कुछ नया कहीं पे स्पेशलाइजेशन आपने पढ़ा था, आपको इस वजह से NLU जाना है क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन कहीं और होता नहीं है. तो ये आपका अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. CLAT PG को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई एम तो होगा, बिना एम के तो हम किसी पेपर को क्रैक कर भी नहीं सकते. तो सबसे पहले आपको CLAT PG एग्जाम को समझना पड़ेगा. जब आप इस एग्जाम को समझोगे तो जैसा कि मैंने कहा कि कौन करवाता है, क्या क्या है, क्यों करना चाहते हैं NLU से, ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है.
फिर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए तो एग्जाम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका सेक्शंस और वेटेज की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सिर्फ आपका एक आता है, दैट इज लॉ का सेक्शन आता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ लॉ का सेक्शन आता है, कोई इंग्लिश नहीं आती है, कोई जीएस नहीं आती है, कोई मैथ्स नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं मैम, लेकिन लॉ में ही आपके बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे तो नहीं पूछ सकते ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉज, आईपीआर और आपका कंपनी लॉ हो गया। उसके अलावा कुछ कम ज्यादा होते रहते हैं। हाँ, एनवायरमेंट लॉ जरूर रहता है, लेबर लॉज रहता है, इनकम टैक्स रहता है, और कभी आपसे पूछ लेते हैं वो लैंड लॉज, कभी आपसे एविडेंस पूछ लिया है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत सरप्राइजेस हमें हर साल मिलता रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुल मिला के सिर्फ लॉ सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, सेक्शन एक ही रहने वाला है। और वेटेज क्या है, तो ये वेटेज डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पे। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिनका ज्यादा वेटेज होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिन सब्जेक्ट्स का नाम लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, देन पीआईएल, कंपनी लॉ, आईपीआर, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जरूर रहेंगे। एनवायरमेंट, ये सब आपके एग्जाम में जरूर से जरूर रहेंगे। ठीक है, इनको स्किप ही नहीं किया जाएगा। और सबसे ज्यादा वेटेज अगर कहूं तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं अगर एक साथ इसको बोलूं तो ज्यादा डिफाइन हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का आपका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, यानी 3 से 4 पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर एक पैसेज में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो और पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, ये पैसेज बेस्ड कैसे होते हैं, तो ये आपके रीसेंट जजमेंट्स पर होते हैं। सब्जेक्ट्स आपको डिफाइन कर दिए, लेकिन अब उन सब्जेक्ट्स पे रीसेंट में जो भी जजमेंट्स आए हैं वो जजमेंट्स आपको पैसेज के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब वो आपसे उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट पूछ सकते हैं, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, वो आपसे फैक्चुअल चीजें पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी। इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं जजेस का, वो उनकी मर्जी। लेकिन आपको प्रिपेयर तो रहना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमसे रीसेंट जजमेंट्स के बेसिस पे पैसेज पूछा जाएगा। सिलेबस की अगर ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर मेजर टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन करके ऑलरेडी बता दिया कि मेन मेजर मैंने आपको काउंट करा दिए। अब मैंने जो कहा कि सरप्राइजेस होते हैं वो सब टॉपिक्स होते हैं। जो सरप्राइजेस होते हैं वो आपके सब टॉपिक्स होते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। हर एक सेक्शन की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सेकेंड नंबर पे जूरिस्प्रूडेंस आता है, फिर आपका पीआईएल आता है, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, देन आपका आईपीआर हो गया, कंपनी लॉ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, फिर फैमिली लॉ है। ये 9 सब्जेक्ट्स तो आप सोचो कि आएगा ही आएगा। 10 आपका इनकम टैक्स भी आता ही है, तो ये 10 सब्जेक्ट्स आपके रहते ही रहते हैं। अब इन 10 के अलावा हमें क्या पढ़ना है, तो वो आपका खुद का है। क्रिमिनल लॉज भी, सॉरी 11 क्रिमिनल लॉज, ये 11 हो गए। ठीक है, क्रिमिनल लॉज में स्किप कर रही थी। अब क्रिमिनल लॉज को लेके अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉज पे नोटिफिकेशन आएगा 7 जुलाई को, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि ओल्ड आने वाला है कि नया आने वाला है। हालांकि कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुए हैं। और सेक्शन नंबर तो उतना पूछा नहीं जाता है क्लैट के पेपर में, वो तो आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं। और केस लॉज की बात करो तो केस लॉज तो अभी नए लॉज पर हमें मिलेंगे नहीं, पुराने पे ही होंगे। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। आप एक कंपैरेटिव स्टडी टाइप भी कर सकते हो अगर आपको लगे, लेकिन कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आने वाला है तो हम वेट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। क्रिमिनल लॉज में भी आईपीसी जरूर रहता है, सीआरपीसी जरूर रहता है। एविडेंस कभी कभार पूछा गया है, एक बार कभी पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आए ही। तो ये हो गए आपके 11-12 सब्जेक्ट जो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका मन करेगा तो कभी उन्होंने एविडेंस पूछा, कभी उन्होंने लैंड लॉ पूछ लिया, कभी उन्होंने टीपीए पूछ लिया, या कभी उन्होंने एडीआर पूछ लिया। इस तरीके से चेंज होता रहता है। कभी कभार कोर सब्जेक्ट से भी आप सोच सकते हो कि थोड़ा कभी स्किप कर दिया, ठीक है, बट फिर भी आपको ये 10-11 सब्जेक्ट 11-12 जो मैंने बताए वो तो आपको करने ही करने हैं। अब कैसे करोगे, क्या अप्रोच होने वाला है, उस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले महीने में, क्योंकि आप पहली बार प्रिपरेशन अगर करने जा रहे हो, तो आपको एक फाउंडेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। वो फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए आपका, देखो, हर महीने जब आप काम अपना शुरू करोगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, आपके कुछ टास्क होंगे और आपकी कुछ एक्टिविटीज होंगी जो आपको परफॉर्म करनी होंगी।
इन 3 में मैंने आपके हर मंथ को डिवाइड कर दिया है। तो पहले मंथ का जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मेरा क्या स्ट्रेंथ एरिया है। अब ऐसा हो कि मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आता है, तब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जा रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, स्ट्रेंथ पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना है और वीकनेस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो पेपर क्रैक नहीं होगा। पेपर क्रैक होता है जब ओवरऑल हमारा ध्यान होता है पूरे सिलेबस पे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान देना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव है इस महीने का, पहले मंथ का ऑब्जेक्टिव है, विच मीन्स आपका जुलाई का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम आते हैं टास्क पे। टास्क आपका ये होगा कि आपको अपने सिलेबस को रिव्यू करना है, आपको समझना है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है एंड आपको एग्जाम पैटर्न को थॉरली देखना है। कैसे देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, PYQs के थ्रू, PYPs, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ के मुझे पता चलेगा कि मेरा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कौन से सब्जेक्ट से कितने पैसेजेस आते हैं, लगभग कितने क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ रहा है, और पैसेजेस की लेंथ कितनी है, पैसेजेस टफ आ रहे हैं कि पैसेजेस हार्ड आ रहे हैं या इजी है। जब हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्या इजी और मीडियम और डिफिकल्ट क्या ये भी चेंज हो रहा है, ये आपको देखना है। अब स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करोगे, तो स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, कोर में जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि दीज आर द ओनली कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, जूरिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, टॉर्ट्स हो गया, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक होता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जूरिस्प्रूडेंस अगेन सबसे पहला सब्जेक्ट है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप लॉ पढ़ने जा रहे हो, और टॉर्ट्स इज वेरी इजी। तो मैंने क्या कहा, पहले मंथ में आपको फाउंडेशन बिल्डअप करना है, तो उस फाउंडेशन बिल्डअप में हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं उठा सकते, हमें हल्के सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो हल्के में टॉर्ट्स हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हल्का नहीं है लेकिन ईजी है, पढ़ोगे, ट्राई करोगे, समझ में आएगा। और नहीं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मैं बहुत बढ़िया से जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा दूंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी मैं ही पढ़ाती हूँ, तो डेफिनेटली आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए भी, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, चलो उन सबके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी का टाइम पढ़ोगे कैसे, तो पढ़ने के लिए या तो आपके पास अगर कोई नोट्स अवेलेबल है, अगर आप कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां से आपको आइडिया मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, नोट्स भी नहीं है और आप पहले से भी नोट्स नहीं है और आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको ना चाहते हुए भी टेक्स्ट बुक उठानी पड़ेगी। लेकिन टेक्स्ट बुक आप पूरी तरीके से नहीं पढ़ोगे, आपको टाइम देना है यहाँ पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए और नोट्स वगैरह को पढ़ने के लिए। अगर कोई नोट्स मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो टेक्स्ट बुक उठाओ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लिया होगा, तो उस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आप टेक्स्ट बुक में अपने टॉपिक्स को फाइंड आउट करोगे। एक्टिविटीज आप क्या करोगे, एक्टिविटीज ये होगी कि आपको अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाना है, आपको बिल्कुल बिल्कुल एक शेड्यूल वो बनाना है जो आप फॉलो कर पाओ। मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद देखोगे, मैं आपको बता रही हूँ पहले महीने में क्या करना है, लेकिन शेड्यूल आप बनाओगे, मतलब सुबह मुझे पढ़ना है या मुझे दिन में पढ़ना है या मुझे शाम को पढ़ना है या मुझे रात में पढ़ना है, मुझे कितने घंटे कब पढ़ना है, मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, ये शेड्यूल आपका होगा। ठीक है, आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको डाउट है, तो डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करिए। ठीक है, अनअकैडमी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पे रन कर रहा है, और आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तभी आप बैच ज्वाइन ना करें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डाउट में है और आपको क्रैक करना है, तो फिर आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साथ साथ आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। ये मत सोचना पहले एक बार मैं पूरा पढ़ लूंगा फिर मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, तब आप अपनी नॉलेज को चेक कर पाओगे। तो ये हो गया पहले मंथ का फाउंडेशन बिल्डिंग। सेकेंड मंथ में विच मीन्स अगस्त में आप क्या करने वाले हो, तो अगस्त में यू हैव टू डीप डाइव इनटू द कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स कोर वाले आपने उठाए थे, अब आपको उसको थोड़ा डीप में लेके जाना है। ये नहीं है कि पहले महीने में करके छोड़ दिया, अभी आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, एक साथ आप 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, अभी आप बेसिक्स क्लियर कर रहे थे। अब पहली बात तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस महीने में, ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है मेरा मेजर सब्जेक्ट की डेप्थ स्टडी करना। डेप्थ स्टडी का मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से बिल्कुल अपना घोल के पी जाना है, नो नो नो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको उस हिसाब से पढ़ना है। जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्ट, रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, तो वो इन डेप्थ स्टडी आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, इन डेप्थ टास्क क्या होगा आपका,
इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन या टॉर्ट्स का, विच मीन्स आपने पिछले मंथ में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे अब उनके आप रीसेंट जजमेंट्स पढ़ोगे, अब आप उनके लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ोगे, अब आप डीप एनालिसिस करोगे। और ऑन दी अदर हैंड आप शुरू कर दोगे अपने बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना, जैसे क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे साइमल्टेनियसली, फिर 3 सब्जेक्ट आ गए, एक पीआईएल हो गया और क्रिमिनल लॉ में आईपीसी और सीआरपीसी हो गया, ये आपको शुरू कर देना है। एक्टिविटीज क्या है, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो आपके कुछ फ्रेंड्स अगर ये पेपर दे रहे हैं तो आप स्टडी ग्रुप डिस्कशंस करिए, एंड साथ ही साथ आप नोट मेकिंग शुरू कर दीजिए क्विक रिवीजन के लिए जब आप पढ़ रहे हो। क्यों मैंने कहा, जब आप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं पिछले सब्जेक्ट्स की, तो डेफिनेटली आप फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करोगे, तो उसी वक्त आप छोटे छोटे क्विकर नोट्स बनाइए जिससे कि आप क्विकर रिवीजन कर पाए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सितंबर की तरफ। तो सितंबर में आपका 3rd मंथ हो जाएगा जिसमें आपको अपने रिमेनिंग के सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तीसरे महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना, जिसमें आपका टास्क होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, अदर माइनर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी इधर उधर के आपके जो आईपीआर कंपनी ये छूट रहा है वो आप एड ऑन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस महीने में आप जितना पढ़ पा रहे हो। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, तो आप बाकी के सब्जेक्ट जो है उसको कवर करेंगे इस मंथ में, एंड साथ ही साथ आप कोर सब्जेक्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे, और रीसेंट केस लॉस तो हमें वैसे भी याद नहीं रहते हैं, हम भूल जाते हैं। एक्टिविटीज क्या होंगी आपकी, तो आपको मॉक टेस्ट लेना है इस मंथ में अपनी प्रिपरेशन लेवल को असेस करने के लिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन लेवल को समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट लेने इस मंथ में शुरू कर देने हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको कौन से वीक एरियाज पे काम करना है। जब मॉक टेस्ट दोगे तभी अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे और तभी उन पर काम भी कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस विच मीन्स ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे होगा इंटेंस रिवीजन एंड प्रैक्टिस, अच्छे से लग के रिवीजन करना है, जितनी चीजें छूट गई हैं फटाफट उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और जितना पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। तो टास्क आपका क्या होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को थॉरली रिवाइज करना जितना आप अभी तक पढ़ के आए हो, और जो कुछ छूट गया है थोड़ा बहुत उसको साथ में कवर करते जाना, एंड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे फोकस करना, केस लॉस पे फोकस करना, एंड अमेंडमेंट्स पे फोकस करना। जो भी जजमेंट्स आपके लैंडमार्क वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना है आपको, इसमें कंप्लीट करना है जो छूटा हुआ है, रीसेंट केस लॉस पढ़ने हैं, और जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं रीसेंट वाले पिछले 10-20 वो आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। एक्टिविटीज क्या होगी इस मंथ में आपकी, तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, एंड वो भी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो टाइम बाउंड होगी, मतलब आप एक टाइम लगा के ये सब प्रैक्टिस करोगे, बिना टाइम लगाए आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, रिवीजन सेशन ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे लगे। अगेन जैसा कि मैंने कहा अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो गया, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद फाइनल जो मंथ होगा आपका नवंबर का, वो आपका फाइनल प्रिपरेशन वाला महीना होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, अपने को एग्जाम के लिए रेडी करना। ठीक है, पॉलिश करना खुद को, जहां जो चीजें छूट गई हैं रह गई हैं उसको कंप्लीट करना। तो टास्क क्या होगा, फाइनल रिवीजन करना की टॉपिक्स का और नोट्स का, जो नोट्स मैंने बनाए थे, जो की टॉपिक्स मैंने बनाए थे उसको रिवाइज करना, आपने बनाए मतलब। ठीक है, और हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना, मतलब हर एक सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स निकालना, हर एक सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स निकालना और उनको अच्छे से रिवाइज करना, उन टॉपिक्स पे जजमेंट्स को रिवाइज करना, और जो भी ट्रिकी एरियाज था उसको रिवाइज करना। एक्टिविटीज क्या होंगी, पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे एग्जाम कंडीशंस के चलते, टाइम बाउंड करके मतलब कि, एंड अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, अपनी स्ट्रेटेजीज को और रिफाइन करोगे, एंश्योर करोगे कि आप प्रॉपर रेस्ट भी ले पा रहे हो और मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो। 5th मंथ में खुद को हल्का रखना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है, आराम कर करके रेस्ट कर करके चीजों को करना है। इसीलिए मैंने कहा 3 महीने आपकी सबसे ज्यादा मेहनत है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने में सिलेबस कवर करोगे, अक्टूबर में आप फाइनल रिवीजन कर रहे होगे और नवंबर में आप खुद को तैयार कर रहे होंगे पेपर देने के लिए। ये हो गया आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। सक्सेस के लिए मैं यहाँ पे टिप्स दूंगी कि सबसे पहले तो आपने जो थाना है वो आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपका एक स्टडी रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए, विच मीन्स कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पे आप यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल नहीं करोगे, रीडिंग और प्रैक्टिस में बैलेंस हो, मतलब जितना पढ़ रहे हो उतना ही आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि 4 घंटे पढ़ रहा हूँ आधे घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे प्रैक्टिस कम से कम करोगे ही करोगे। ठीक है,
साथ ही साथ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड ऑल पे भी जरूर ध्यान देना है। फोकस करना है आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पे रेदर देन रोट लर्निंग। आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कहोगे कम समय है कैसे होगा, कम समय में समझना आसान है, रटना आसान नहीं है। तो रोट लर्निंग नहीं करनी है, चीजों को समझना है, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको स्किप कर दो, वो ज्यादा सही है, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिसोर्सेज और रेफरेंसेस की बात करें तो पूरी तैयारी के दौरान क्या रहने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने कहा टेक्स्ट बुक आपकी रहेंगी, जो कि बुक्स आपका ये आप मेरा YT सेशन पे देख सकते हो, यूट्यूब सेशन पे आप सर्च करोगे ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन रिसोर्सेज मटेरियल क्लैट पीजी के लिए, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में बुक्स वगैरह बताई हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हो मैंने वो भी बताया है। तो वेबसाइट्स वगैरह किस लिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज डेफिनेटली आपको जजमेंट्स वगैरह में मदद करेंगे, रीसेंट जजमेंट्स में या पुराने जजमेंट्स में भी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप मनुपात्रा यूज कर सकते हो, इसके लिए आप SCC ऑनलाइन यूज कर सकते हो, आपके पास SCO ऑब्जर्वर हो सकता है, लाइव लॉ कर सकते हो, बार एंड बेंच कर सकते हो, ये हो गया। ऑनलाइन में डेफिनेटली मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म भी आएंगे, ऑब्वियसली आप हमारा कोर्स अगर ज्वाइन करोगे तो भी हम ऑनलाइन में ही आ जाएंगे, तो आप वहां से हेल्प हमारी ले सकते हो। एडिशनल मटेरियल की बात करें तो एडिशनल मटेरियल में मैं यहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी ऐड करना चाहूंगी। अब न्यूज़पेपर कह लो या फिर आप लीगल आर्टिकल्स वाला कोई भी आप कह दो, लीगल डेटाबेस आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, आपके पास कुछ भी लीगल में अवेलेबल हो, आप उसको डेली बेसिस पे प्लीज पढ़िए, क्योंकि रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। पैसेजेस जब इतने ज्यादा ये लोग दे देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बच्चों का छूटने लगता है, वो पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते इतने कम टाइम में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इतना तेज इंग्लिश रोज पढ़ने लग जाएं, आपको समझ में आने लग जाए कि एक बार आपने पैसेज पढ़ा आपको दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि टाइम वहां पे बहुत ज्यादा जाता है। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, स्पेशली लीगल वाला पोर्शन पढ़े, क्योंकि लीगल पढ़ोगे तभी लीगल वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। फाइनल मोटिवेशन यहाँ पे मैं देना चाहूंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो आपकी 5 महीने की रहने वाली है। खुद पे विश्वास रखो, खुद पे विश्वास करके ही शुरू करो, ठीक है। शुरू करने जा रहे हो ना तो पहले खुद पे विश्वास करो, और ये पूरा जो प्लान बनाया है इसको फोकस करो, इसके हिसाब से सोचो एंड अपना शेड्यूल बना के बस शुरू हो जाओ एंड फोकस रहो। पूरे 5 महीने में यू जस्ट हैव टू रिमेन फोकस, और आपको क्लैट पीजी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, बिलीव मी। सक्सेस इज विद इन रीच विद द राइट अप्रोच। अगर आप राइट अप्रोच रखोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस तक पहुंच पाओगे, आपको सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 मंथ का स्टडी प्लान, अगर आप इसको फोकस करोगे तो क्रैक कर लोगे। लोग 1-2 महीने पढ़ के भी क्रैक कर लेते हैं, तो आप तो भी 5 महीने आपके पास हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बस अप्रोच आपका सही होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करनी है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी और वीडियो तो मैं लेके आती रहूंगी यहाँ पे। साथ ही साथ आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, हमारा अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है लॉ एग्जाम्स के लिए। 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है क्लैट पीजी सारे सब्सक्रिप्शन पे। 1 जुलाई से 4 जुलाई तक आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो फटाफट से ये आप तुरंत यहाँ पे इसको एक्सेस इसका लीजिए, एनरोल करिए हमारे बैचेस में। साथ ही साथ अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये बैच हमारा अभी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, फटाफट से एनरोल कर लो, बिल्कुल साथ साथ हमारे पढ़ोगे, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। MSing10 ये मेरा कोड है, आप इसको यूज कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। 150 प्लस लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। अगर आप इसमें नहीं करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच चाहिए आपको, डिटेल बैच चाहिए, तो आप लॉ एलिवेट में एनरोल कर सकते हो। ये बैच में हमारे 220 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस तो हैं ही, PDF हम प्रोवाइड करते ही हैं। करना चाहते हो इसमें एनरोल तो इस कोड को यूज करना मत भूलना। प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे, डेली लाइव क्लासेस हम लेते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करवाते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो कराते हैं, इन क्लास PDF प्रोवाइड करते हैं डेली केस लॉ एनालिसिस के साथ। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 25 का पैक यहाँ अवेलेबल है 2249 में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSing10 टू अवेल द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन दिस। और साथ ही साथ अगर आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इस QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। वेंसडे और फ्राइडे को मैं 12 बजे ये क्लासेस लेती हूँ। साथ ही साथ आप अगर मेरे यूट्यूब सेशंस को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब लाइव सेशंस मेरे होते हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे को 12 बजे, ठीक है। तो इस समय YouTube पे मैं रीसेंट जजमेंट चला रही हूँ और मैं स्पेशल क्लासेस में लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ा रही हूँ, आपके क्लैट पीजी के इंपॉर्टेंट है, क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हो।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो स्कैन करके, क्योंकि सारी अपडेट्स स्पेशल क्लास और यूट्यूब की आपको इसी पे मिलती रहेंगी, और जो मैं लाइव सेशंस यूट्यूब पे लेती हूँ उसकी फ्री पीडीएफ भी मैं इस पे आपको अवेलेबल करा देती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। बिना डिले करे प्लीज फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि क्लैट पीजी 2025 आपको क्रैक करना है, आपको टॉप 10 एनएलयू में जाना आपका एम होना चाहिए। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।